Hello, friends. Today I'm going to talk about the topic which is a contract, and this contract is also part of the first year LLB syllabus. And let's begin. So, we'll start by its definition. इसकी डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से दी है. जैसे कि अगर हम बात करें सैलमन भाई की, तो सैलमन सर ने क्या बोला है? सैलमन सर ने बोला है कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज. मतलब जब भी कोई एग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में ऑब्लिगेशन या दायित्व, जिसको हिंदी में कहते हैं दायित्व, जब भी कोई एग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में दायित्व को क्रिएट करता है और डिफाइन करता है या निर्धारित करता है, तो उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट. फ्रेडरिक पोलॉक सर क्या कहते हैं? फ्रेडरिक पोलॉक सर कहते हैं एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सिबल बाय लॉ. अब किसी भी एग्रीमेंट में या प्रॉमिस में अगर आप लॉ को ले आएंगे ना बीच में, जैसे कि आपने दो लोगों ने, ए और बी लोगों ने आपस में कोई एग्रीमेंट किया, लेकिन अगर बोल दिया कि भाई ए ने बी से कहा कि भाई मेरा ये काम कर देगा, बी ने बोला हाँ भाई कर दूंगा, तो ये अभी तक प्रॉमिस हो गया और नॉर्मल एग्रीमेंट हो गया. लेकिन अगर इसी में आप बीच में उन्होंने बोला ठीक है कर दोगे, तो एक आओ, एक पेपर लो, पेंसिल लो और इसमें बैठ के रजिस्टर्ड कराओ इस चीज़ को कि तुम ये बोल रहे हो मेरा ये काम करोगे, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट. व्हेन ए लॉ कम्स इन द पिक्चर इट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट. अब बात करते हैं एंसर सर की. एंसन सर ने क्या बोला है कि ए कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट इन एन एक्शनेबल प्रॉमिस और प्रोमिसेस. Every such promise involves two parties, the promiser and the promisee, and the expression of the common intention. ठीक है, एक सेकेंड, इसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ जी. तो इसमें उन्होंने बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट में ना, इनका मतलब सीधी से कहने का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में एक एक्शनेबल प्रॉमिस होता है. मतलब कोई काम करना है आपको और उस काम करने के लिए दो लोग होने चाहिए, एक प्रॉमिसर होना चाहिए और एक प्रॉमिसी होना चाहिए. प्रॉमिसर बंदे का काम होगा जो प्रॉमिस करेगा और जो प्रॉमिसी होगा वो करवाएगा. एन एक्सप्रेशन ऑफ द कॉमन इंटेंशन, और दोनों का इंटेंशन एक कॉमन होना चाहिए. ऑफ द एक्सपेक्टेशन एज टू एक्ट और फॉरबियरेंस प्रोमिस्ड. मतलब जो भी काम कर रहे हो सेम कॉमन इंटेंशन के साथ दोनों लोगों को काम करना चाहिए. इन दी ऑल कहने का मतलब ये है कि फॉर एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट एटलीस्ट वी रिक्वायर टू पार्टीज. अब तो ये बात होगी सर सैलमन की, फ्रेडरिक पोलॉक की और एंसन की. नाउ हम कहेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉ में क्या लिखा है. कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, सॉरी, हमारे लॉ में क्या लिखा है. लॉ है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इसमें क्या लिखा है? इसमें जिसका जो सेक्शन 2H है ये डिफाइन करता है एग्रीमेंट को. तो एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज एन एग्रीमेंट. तो यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर होगा इज ए कॉन्ट्रैक्ट. एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज एन कॉन्ट्रैक्ट, इज ए कॉन्ट्रैक्ट. तो मतलब वही बात हो गई जो ऊपर हमने बोली थी, जो आपके इन भाई साहब ने बोली थी, क्या बोलते हैं, आपके फ्रेडरिक पोलॉक ने बोला था. यही बात है हमारी यहाँ पर लिखी हुई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. इसमें भी यही लिखा गया है कि जो भी कोई भी एग्रीमेंट होगा अगर वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे. इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एक्सेप्टेंस बाय द वन पार्टी ऑफ एन ऑफर मेड टू हिम बाय द अदर पार्टी टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट. मतलब दो पार्टीज होंगी, ए और बी, कोई भी दो पार्टीज होगी, ए होगी बी होगी. ए बी से कहेगा ये काम तुम्हें करना है या फिर ये काम तुम्हें नहीं करना है. उस काम को जो भी उनको, जैसे ए ने बी से बोला भाई तुम्हें कल बाज़ार से 10 किलो सेब लेके आने हैं, या तुम्हें कल बाज़ार से 10 किलो सेब लेके नहीं आने हैं, तो ये जो भी बात होगी ना आपस में, चाहे वो काम करना है या नहीं करना है, तो उस चीज़ को, उस प्रॉमिस को अगर दोनों ने एक्सेप्ट किया है, और उस एक्सेप्टेंस को जो मैंने ऊपर बताया था, जो मैंने आपसे ऊपर बोला था कि अगर उस चीज़ को आपने इस प्लेन पेपर पे उन्होंने कहा था साइन कर लो या जो भी है, उसको आपने इन्फोर्सिबल बाय लॉ कर लिया, तो यहीं पर खेल आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट का. समझे? तो इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एक्सेप्टेंस बाय द
one party of an offer made to him by the other party to do or to abstain from doing the act. मतलब या तो कोई काम करने के लिए बोला है या फिर काम को ना करने के लिए बोला है. An offer when accepted becomes a promise. जब भी कोई आप किसी को ऑफर देते हो, जब जैसे आपने किसी को ए ने बी को ऑफर दिया कि मेरी बाइक को आप 10,000 रुपये में ख़रीद लो, ठीक है, ये तो बाइक नहीं है लेकिन जो भी है, उसने बोला कि मेरी बाइक को आप 10,000 रुपये में ख़रीद लो, ए ने बी से बोला. और जब बी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो वो चीज़ हो गई प्रॉमिस. एंड इट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन देयर इज़ ए लीगल ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द प्रॉमिस. मतलब ए ने बी को जब 10,000 रुपये में बाइक खरीदने के लिए बोला और बी ने एक्सेप्ट कर लिया तो हो गया प्रॉमिस. और जब उसी प्रॉमिस में हमने लीगल ऑब्लिगेशन जोड़ दिया कि चलो भैया लीगली बाइंडिंग कर देते हैं इस चीज़ को, जो भी जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट हो, चाहे आपको बैंक से कुछ लिखवाना हो या आपको मतलब आरसी ट्रांसफ़र करवानी हो, कोई भी लीगली काम अगर आप उसमें ले आते हो तो वो हो जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट. मतलब घूम फिर के वही बात है कि अगर आप कोई भी एग्रीमेंट ए और बी का आपस में होता है और उस एग्रीमेंट में सहमति बनती है दोनों पार्टीज़ की और दोनों पार्टीज उस चीज़ को लीगली बाइंडिंग कर लेते हैं तो वो घुमा फिरा के बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट. अब हम बात करते हैं कि इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जान है पूरी की. कॉन्ट्रैक्ट को एक करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं. तो दो चीज़ें बेसिकली ज़रूरी होती हैं. पहली बात तो देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट. अब आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन एग्रीमेंट. जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तो मतलब पहली सीढ़ी है एग्रीमेंट और दूसरी सीढ़ी है आपका कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकता है लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है. ये चीज़ आप बात में सुनना कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है. तो देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट और सेकंड कंडीशन है सच एग्रीमेंट मस्ट बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ. यही बात है, घूम फिर के आप चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बात वही आएगी. आपको बस यही बेसिक चीज़ समझनी है कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए और वो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए. बात ख़त्म. अब जब फर्स्ट चीज़ पे आएंगे ना, एग्रीमेंट की बात करें हम, ये एग्रीमेंट ये जो है इसको हम समझा रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, अब कोई कहे एग्रीमेंट होता क्या है, एग्रीमेंट को भी तो डिफाइन करना पड़ेगा. तो सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस एग्रीमेंट. अब वो एग्रीमेंट क्या होता है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट. मतलब अगर आपने एक कोई वादा किया है या बहुत सारे वादे किए हैं, ठीक है, एक दूसरे की सहमति से, तो वो एक एग्रीमेंट हो जाता है. सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रॉमिस को डिफाइन करता है. मतलब अगर एग्रीमेंट के डेफिनेशन में यहाँ पर प्रॉमिस आया है तो अब ये यहाँ पर 2B में आपको प्रॉमिस को डिफाइन करेंगे. तो मतलब सेक्शन 2E क्या करता है, प्रॉमिस एग्रीमेंट को डिफाइन करता है और 2B क्या करता है, प्रॉमिस को डिफाइन कर रहा है यहाँ पर. तो व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. यहाँ पर accepted कर लीजिए. ठीक है, तो ये कह रहा है कि ठीक है, एक आदमी है, ए है और बी है. ठीक है, द पर्सन टू whom द proposal is made, बी ने ए को एक प्रपोजल दिया कोई भी काम करने के लिए. ठीक है, और इसने इस चीज़ के लिए हाँ कर दिया. ठीक है, तो ये प्रपोज़ल, बी ने कोई भी प्रपोज़ल या कोई भी ऑफ़र ए को दिया और ए ने उसको हाँ कर दिया, तो ये कहा जाएगा कि उसने उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है, और जब इसने उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया उसी टाइम पर ये बन गया ए का बी को प्रॉमिस कि यस आई विल डू व्हाट यू आर आस्किंग मी टू डू. सिंपल. बी ने ऐसे बोला कि मेरी मोटरसाइकिल ख़रीदोगे 10,000 रुपये में. बी ने बोला हाँ मैं ख़रीदूँगा. जब ए ने हाँ कर दिया तो वो उसका प्रपोज़ल
एक उसका प्रॉमिस हो गया, दैट्स इट. Does an agreement is bilateral transaction between the two or more than two persons which involves proposal offer by one and acceptance of the such proposal by the other. ठीक है. Bilateral transaction between the two or more than two persons which involves proposal ऑफर बाई वन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द सच प्रपोजल. वही है, दो या दो से अधिक लोग प्रपोजल देंगे, एक देगा दूसरा एक्सेप्ट करेगा, वही चीज़ है. तो एक अगर आप फॉर्मूला टाइप का याद करना चाहते हैं तो एग्रीमेंट को ऐसे कर लिया, एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस. मतलब पहले कोई किसी को, जैसे यहाँ पर देख लीजिए जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर बी ने ए को प्रपोजल दिया, ए ने एक्सेप्ट कर लिया, वो दोनों मिलके बन गए एग्रीमेंट. सिंपल. अब हम आते हैं जो यहाँ की दो थी ना, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, ये, और दूसरा था एग्रीमेंट मस्ट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दूसरा. तो ये तो एग्रीमेंट की हमने डेफिनेशन देख ली 2E में, और उसके बाद में हमने देख ली क्या बोलते हैं इसकी प्रॉमिस की डेफिनेशन 2B में देख ली. ठीक है. अब हम आएंगे इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या है ये, मतलब कैसे हम कहेंगे कि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है. तो इस which agreement will be enforceable by law and what are the conditions that is defined under section 10 of the Indian Contract Act 1872. ठीक है. So section 10 deals with the condition of the enforceability of an agreement. ठीक है, of the enforceability of an agreement in the law. It says all the agreements and contracts, if they were made by the free consent of the parties competent to the contract for the lawful consideration with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void. सेक्शन 10 कहता है, सीधी सी कहानी है, कोई ज़्यादा इसमें नहीं है, कि जो भी एग्रीमेंट्स हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर आप दो पार्टीज़ ने अपनी फ्री कंसेंट से दिए हैं, मतलब एकदम पूर्ण एकदम इच्छा से दिए हैं, अपनी अपनी मर्जी से उनके लिए हामी भरी है, और वो लॉफुल है, मतलब कोई ऐसा भी नहीं है कि दो लोग खड़े हुए, ये भाई साहब यहाँ पर खड़े हुए, ये भाई साहब यहाँ पर खड़े हुए, इन्होंने बोला, और ये किसी का घर है, इन्होंने इनको दिया ऑफ़र, ये चलो इसको कब्जा लेते हैं, इन्हें बोला हाँ सही कह रहे हो, चलो कब्जा लेते हैं, मैं तुम्हारे लिए इसको इन्होंने इनसे बोला कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, इस घर को कब्जा लो. इसने बोला ठीक है, उन्होंने बोला चलो आओ एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट कर लो और तुम हमें ये घर दोगे. तो ये लॉफुल एग्रीमेंट नहीं हुआ, आपने किसी दूसरे का घर कब्जा लिया, समझ रहे हैं. एंड ऑब्जेक्ट भी आपका लॉफुल नहीं है, आपका मतलब इसमें अनलॉफुल चीज़ें हैं ये. एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली. तो जब तक, अब यहाँ पर आप ये चीज़ समझिए, इन्होंने ये बोला है, सेक्शन 10 में क्या बताया है, सेक्शन 10 में इन्होंने यही बताया है कि अगर दो लोग हैं, दो लोगों ने अपनी फ्री कंसेंट से कोई काम किया है, लॉफुल काम किया है, लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया है, तो वो हमेशा वैलिड एग्रीमेंट होगा. अगर अनलॉफुल है, फ्री कंसेंट से काम नहीं हुआ है, और वो इलीगल एक्टिविटी से भरा हुआ है, अनलॉफुल कंसीडरेशन है उसमें, तो देन दैट कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. अब हम आगे चलते हैं टॉपिक सेकंड पे. सेकंड टॉपिक है हमारा इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाने जाओगे, ठीक है, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं. ठीक है, वो सेक्शन 10 जो मैंने आपको ऊपर बताया था, यही यहाँ पर है. ठीक है, ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं, आपका काम ख़त्म. आपको कोई एग्रीमेंट देखना है, जैसे आपको कल को आपके पास आते हैं केसेस, वरना आप बहुत बड़का वकील बन जाएंगे. ठीक है, आपके पास आएगा कि ये सर ये कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें ये इशू आ रहा है, अब आपको देखना है. तो आप क्या देखेंगे, आप सेक्शन 10 पर जाएंगे.
सेक्शन 10 के आप पॉइंट्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे मैं इस चीज़ को कंटेस्ट करूँगा। तो पहली चीज़ ये, जैसा मुझे लगता है, ए पॉइंट कहता है, ए पॉइंट ये कहता है द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट। समझे? मतलब जिन दो बंदों ने एग्रीमेंट किया है ना, जैसे ए भाई साहब हैं, ठीक है, और बी भाई साहब हैं, ये पता नहीं कौन से भाई साहब बन गए, ए भाई साहब हैं और बी भाई साहब हैं, ठीक है, इनके बीच में हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट। अब आप कहेंगे भैया क्या शर्तें हैं कॉम्पिटेंट होने की? पहली चीज़ तो ये कि वो माइनर नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आपकी उम्र है 50 साल की और आपने किसी 4 साल के बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है कि तुम जो भी XYZ जो भी काम है ये तुम मेरे लिए करोगे, मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है और ये आपका, आप ये समझ लो ये वैलिड होगा, तो ये वैलिड नहीं होगा। तो बोथ पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट। तो पहली बात तो माइनर नहीं होने चाहिए, मतलब मोर देन 18 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए कि तुम गए पागल खाने से किए आदमी को पकड़ लाए और कॉन्ट्रैक्ट कर दिया उसके साथ कोई भी, कि ठीक है तुमने गए भैया उसकी ज़मीन लिखा ली जाके, तो वो चीज़ नहीं मानी जाएगी। आप इस चीज़ पर उस कॉन्ट्रैक्ट पर कर सकते हो, या तुमने कोई भी एग्रीमेंट करवा लिया उससे कि हम अपनी ज़मीन इनके नाम पे करते हैं अब ये 10 साल के लिए इनके लिए, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। वो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, तो आप कंटेस्ट कर सकते हो कि ये आप सही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट। तीसरी चीज़ क्या है कि पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ टू विच दे आर सब्जेक्ट। अगर कानून ने ही मना कर दिया है, कानून के हिसाब से, आप मान लो कोई ऐसा लॉ है जिसमें भी कोई एक्स आदमी है, ठीक है, या कोई मान लो पाकिस्तान का सिटीजन है, इंडिया में आया है, उसके कानून ने मना कर रखा है या इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर रखा है कि ये आदमी हमारी न्यूक्लियर XYZ या कोई भी कंपनी है इसके साथ में ट्रेड नहीं कर सकता, और उसने उस कंपनी के साथ में ट्रेड कर लिया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उसका इलीगल होगा, क्योंकि हमारे लॉ ने ही मना कर रखा है उस आदमी को वो काम करने के लिए, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी की 3 हो गई हमारी, एक हो गई माइनर, दूसरी हो गई अनसाउंड माइंड, और तीसरा हो गया हमारे लॉ ने ही डिस्क्वालीफाइड कर रखा है। अब आते हैं हम अगली स्टेज पे। एग्रीमेंट मस्ट हैव बीन मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। अब फ्री कंसेंट को आप कैसे डिराइव करोगे कि भैया ये फ्री कंसेंट से हुआ है कि नहीं हुआ है? इसके लिए हमने 5 दे रखे हैं कि आपने कोर्जन नहीं कर रखा हो, फ्रॉड नहीं कर रखा हो, मिस्टेक नहीं कर रखी हो, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं कर रखा हो, अंडर इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको, देखिए पहला है फ्रॉड नहीं कर रखा है। अगर आपने किसी के साथ धोखेधड़ी से कोई एग्रीमेंट कर लिया है वो नहीं माना जाएगा। अगर आपने गलती से किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया है वो नहीं माना जाएगा। अगर आपने मिस रिप्रेजेंट कर दिया है किसी चीज़ को, आपने कोई खेत दिखा दिया है किसी चीज़ को, बोला कि भाई साहब ये ले लो, इसके नीचे पानी की कभी आपको कमी नहीं रहेगी, और नीचे पता लगे पूरा सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ पे बारिश ही नहीं हुई सालों साल से, ठीक है, तो आपने ये झूठ बोलकर किसी को कर दिया है। फिर अंडर इन्फ्लुएंस है कि आपने भैया दबाव में आके किसी से कर दिया हो, ठीक है, जैसे कोर्जन है। कोर्जन में क्या होगा कि आपने किसी के दबाव में आकर कर दिया हो काम, यहाँ पर दबाव हो गया, दबाव में आके किसी का काम कर दिया, भाई कट्टा लगा दिया किसी के सर में, बोला कि चलो ये एग्रीमेंट करो। अंडर इन्फ्लुएंस कर दिया हो, भाई नशा वशा सुंघा दिया हो, किसी को भांग खिला दी हो या दारू पिला दी हो, तो मतलब कोई भी ड्रिंक अल्कोहल दे दिया हो कि चलो भैया एग्रीमेंट कर दो, तो पिला के कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग करते हैं सारे काम, आज भी हो रहे हैं धड़ल्ले से। तो ये सारा काम अगर किसी ने कर रखा है तो भी आपका ये वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। अब वो अग्रीमेंट, ठीक है, मस्ट बी फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद ए लॉफुल ऑब्जेक्ट। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऊपर सेक्शन 10 को यहीं पर ही डिफाइन कर चुका हूँ, अगर आपको पता हो यहाँ पर,
लॉफुल कंसीडरेशन, ये मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। यहाँ पर ये बताया लॉफुल कंसीडरेशन बताया है, फ्री कंसेंट बताया है, ठीक है। कम्पिटेंट ऑफ द पार्टीज बताया है, लॉफुल ऑब्जेक्ट बताया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यही घूम फिर के आ रही हैं और कुछ नहीं है, नया नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया आपका सी। एग्रीमेंट मस्ट बी फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद ए लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, उसी के ही ये सारे पार्ट हैं। ये डिफाइन करता है कि लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है और लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो बढ़िया है, कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉरबिडन बाय द लॉ है, कानून ने ही मना कर रखा है कि आप इस चीज़ के ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और आपने उस चीज़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो वो वॉइड हो गया है आपका, ठीक है। इट इज़ ऑफ सच नेचर दैट इफ़ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, ठीक है। अगर कानून ने कोई भी, मान लो चाइल्ड मैरिज के ऊपर कोई कानून बनाया है, ठीक है, कि आप बच्चों की शादी नहीं कर सकते। आपने क्या किया, बच्चे पैदा हुए, छोटे छोटे हुए नहीं, 4-4 साल की उम्र में आपने आपस में ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि जैसे ही ये 8 साल की उम्र के होंगे या 12 साल की उम्र के होंगे, हम इनकी शादी कर देंगे, ठीक है। अब आपने ये कर दिया, तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट इस चाइल्ड मैरिज के लॉ को तो खराब ही कर रहा है ना, तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ इसका। प्रोविज़न, इट वुड डिफीट द प्रोविज़न ऑफ एनी लॉ, तो यहाँ पर ये भी आपका वॉइड हो जाएगा। अगर फ्रॉड से कर रखा हो तो भी आपका, अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड से कर रखा हो तो भी हो जाएगा, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज एन इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ द अनदर, अगर किसी इंसान को हानि होती है, उसकी प्रॉपर्टी को क्षति होती है, तो भी वो हो जाएगा खराब, गलत हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज द इमोरल एंड अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, अगर इमोरल कहता है, कह रहे भैया ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये इमोरल है, ठीक है। अब इमोरल के लिए मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल, कि आप जैसे कि कोई भी 2 जन है, ठीक है, या इमोरल के लिए आप ऐसे बोल दो कि रोड है ये, ठीक है, ये रोड है, रोड जा रही है, ठीक है, और इसका कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, किसी ठेकेदार ने इसको सड़क ले रखी है और उसने बीओटी के अंदर ले रखी है, बिल्ट ऑपरेशन ट्रांसफ़र के अंदर में। अब उसने ये बोल दिया कि अगर इस रोड पर, वो कॉन्ट्रैक्ट उसके पास है रोड का, जो भी है इसके पास ठेका वेका, और इसने कर रखा कि अगर इस रोड पर किसी का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, तो उस रोड पर कोई भी एम्बुलेंस नहीं जाएगी, ठीक है। ये मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है और इस रोड पर अगर एक्सीडेंट हुआ तो आप उसके लिए आपने कोई भी अलग से व्यवस्था नहीं कर रखी है, और उसके लिए कोई लेन का भी आपने अलग से कोई मेंटेन नहीं कर रखा है, कोई लेन नहीं है, कुछ नहीं है, उसके लिए कोई आपने व्यवस्था कर नहीं कर रखी है। या अगर आपको ये एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। सबसे अच्छा एग्जांपल, आप गए नेपाल, या कहीं भी आप गांव में गए, ठीक है, आप गए किसी विलेज में, ठीक है, आप विलेज हेडमैन से या वहाँ का कोई पावरफुल आदमी है, और आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वहाँ के जो भी गरीब बच्चे हैं, ठीक है, माइनर्स हैं, या उनके पेरेंट्स के साथ ही करते हैं आप, कि जो भी कोई भी जैसे गरीब आदमी है गांव का, ठीक है, जैसे ये साहूकार हो गए, हाँ, ये आप इसको ऐसे लीजिए कि गांव में आपको पता है ये सब साहूकार से पैसे लेते हैं, ठीक है। अब आपने
कोई किसान आया साहूकार के पास पैसे लेने के लिए और आपने साहूकार ने किसान को पैसे दे दिए और बदले में साहूकार ने एक कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लिया कि जब तक अगर मैं पैसे इस टाइम तक नहीं दे पाया तो मेरे बच्चे ज़िंदगी भर तुम्हारी गुलामी करेंगे। तो अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को आप कंटेस्ट करने जाओगे तो आप इसी पॉइंट पर करने जाओगे कि भैया ये तो मोरली गलत है। मोरली तो है ही और बहुत सारे ग्राउंड पे गलत है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही इमोरल है। तो आप इस चीज़ पर आप इसको कंटेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं द एग्रीमेंट मस्ट बी मेड फॉर द सम कंसिडरेशन। अब इन्होंने बोला कि कुछ कंसिडरेशन होनी चाहिए, कुछ विचार करना चाहिए। सेक्शन 25 के बारे में बताया गया है कि सेक्शन 25 बताता है आपको कि क्या सेक्शन 25 डिक्लेयर्स दैट एन एग्रीमेंट मेड विदाउट द कंसिडरेशन इज void. However, there are certain exceptions in the numerate in numbers it under section 25 itself, under which a contract without consideration is stated to be valid. देखिए डी पॉइंट क्या कहता है, एन एग्रीमेंट टू बिकम a contract, it is necessary that it is made under some considerations. मतलब अगर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है और वो कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहता है या कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो उसके लिए ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ कंसीडरेशन होनी चाहिए। अगर वो कंसीडरेशंस नहीं हुई तो वो वॉइड हो जाएगा, मतलब अमान्य हो जाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि अगर वो एक्सेप्शन यहाँ पर लगते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट अमान्य नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि पहला एक्सेप्शन आपको दिया है कि अगर आपने कोई भी चीज़ राइटिंग में दे रखी है और रजिस्टर करा रखी है उस चीज़ को। ठीक है, अब मान लीजिए कि भाई हमने सोच विचार करके कोई काम नहीं किया। आप दो पार्टीज़ हैं, दो पार्टीज़ ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के बाद में वो गई कोर्ट के पास कि एक पार्टी मुकर गई, कह रहे भैया हमने तो कुछ सोच विचार ही नहीं किया, हमने ये तो कर दिया ऐसे ही बिना इतना सोचा नहीं, ध्यान नहीं दिया और हमने कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में है और रजिस्टर्ड करा रखा है आपने तो यू कैन नॉट कंटेस्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज यू हैव रिटन इट एंड यू हैव गॉट इट रजिस्टर्ड। सो ये एक एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन क्या है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और आपने उसमें प्रॉमिस किया है कि हम अगर ये काम हुआ तो हम इसमें इनको इतना हर्जाना देंगे। अगर वो भी आपने चीज़ इसमें कर दी है तो वो भी आपका आएगा एक्सेप्शन में। और अगर आपने ये भी प्रॉमिस कर दिया है कि इतने समय में हम इनको उधार का इतना पैसा देंगे, अगर डेप्ट की बात आती है और वो टाइम बेल्ड डेप्ट है तो भी वो एक्सेप्शन में आएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। Agreement must not have been expressly declared to be void under this act. The following agreements are declared void. ठीक है, ई में ये बोलते हैं कि कौन कौन से चीज़ें हैं, कौन सा आप ऐसा काम करते हो जब वो आपका एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर दो पार्टी हैं, दो पार्टी ने एग्रीमेंट किया है मिस्टेक से कि कोई एक फैक्ट है, उस चीज़ को फैक्ट को समझने में गलती हो गई है और जो उस एग्रीमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है, वो समझने में गलती हो गई है तो हम वो एग्रीमेंट को वॉइड कर सकते हैं। जैसे कि एक पीस ऑफ लैंड है, इस पीस ऑफ लैंड के लिए ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ। ए ने ये ज़मीन बी को बेची है ये बोलकर
कि ये ज़मीन ये हाईवे से केवल 100 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो ये ज़मीन आप ले लीजिए, ये हाईवे से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। ये फैक्ट उसने एग्रीमेंट में लिख कर दिया है। लेकिन रियलिटी में 100 मीटर की दूरी पर तो है ज़मीन वहाँ से, लेकिन उस ज़मीन और हाईवे के बीच में बहुत बड़ा तालाब है, ठीक है। तो अगर आप तालाब को हटा दें, उसने बोला है कि ज़मीन से इतनी दूरी पर है, लेकिन पानी को बीच में नहीं लिया है, तो उसके लिए तो वो ज़मीन बेकार ही हो गई। मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे कि ये है उसका प्लॉट, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये किसी आदमी का है एक प्लॉट, ठीक है। उसने बोला तो ये हाईवे से उसने बोला कि मात्र 100 मीटर की दूरी पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए 3 किलोमीटर का तो कोई कैनाल ही है। तो ये उस आदमी को ज़मीन खरीदने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट था कि उसने इस हिसाब से खरीदी थी कि मेरी कनेक्टिविटी तो हाईवे से बहुत पास में है। इट वॉज द वैलिड फैक्ट ना, कि अंडर द मिस्टेक ऑफ द फैक्ट उसने बोला कि मेरी हाईवे से की ज़मीन से 3 मतलब ज़मीन की दूरी मेरी इतनी है, इसने ये बोला है, पानी की दूरी नहीं बताई थी। तो ऐसा बोल कर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले। फिर एग्रीमेंट विदाउट द कंसीडरेशन, जो हमने कंसीडरेशन की बात ऊपर बोली दी है, ठीक है। अब भाई अगर तुमने एग्रीमेंट कर लिया कि हम रिस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन द माइनर, कि भैया हम दो लोग हैं, इनकी हम शादी नहीं होने देंगे, और तुमने एग्रीमेंट कर लिया। हाँ, अगर वो माइनर हैं और तुमने कहा इनकी शादी नहीं होने देंगे तो ठीक है, लेकिन अगर वो माइनर नहीं है, एडल्ट हैं, वो अपनी शादी खुद कर सकते हैं, इतना उनका हक है, तो भैया अगर आप ये कर रहे हो तो वो इनवैलिड होएगा, ठीक है। भाई 2 लोगों की शादी तुम नहीं होने दे रहे हो, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हो। भाई एक लड़की है, ये लड़की है, ठीक है, बहुत सुंदर सी लड़की है। मान लीजिए इसका नाम हो गया, क्या नाम रखते हैं, मान लो इसका नाम है सुंदरी। सुंदरी है, सुंदरी जी इतनी सुंदर है, सुंदरी जी इतनी सुंदर है कि सुंदरी जी पे अंकी भैया फिदा है, ठीक है। अब सुंदरी जी प्यार करती हैं प्रशांत से, सुंदरी जी प्रशांत से प्यार करती हैं, इन दोनों का बढ़िया नैन मटक्का चल रहा है, लेकिन अंकी भैया इस चीज़ को होने नहीं देना चाहते हैं। तो अंकी भैया एक बाहुबली आदमी के पास गए, और अंकी भैया ने बाहुबली से बोला कि हम तुम्हें देंगे 1 लाख रुपए, ठीक है, हम तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे। बाहुबली का नाम रख लेते हैं, मान लो वसु। अंकी भैया गए वसु भैया के पास में और बोला हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, और आप सुंदरी की प्रशांत से शादी मत होने देना, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देख रहे हैं, आप 2 लोगों की, और दोनों एडल्ट्स हैं, ठीक है, दोनों एडल्ट्स हैं। तो आप इस चीज़ को देखिए, आप दोनों लोगों की शादी नहीं होने, अंकी भैया वसु भैया मिलके सुंदरी और प्रशांत की शादी नहीं होने देना है, तो ये आपका आ जाएगा अनलॉफुल एक्टिविटी में, ठीक है, रिस्ट्रेंटमेंट ऑफ द मैरिज में ऑफ एनी पर्सन अदर देन द माइनस। ऐसे ही आप ट्रेड का ले लो, आप किसी की ट्रेड ना, व्यापार ना होने दो, एग्रीमेंट इन द एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग ना होने दो आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर हाँ, जुडिशियल आप प्रोसीडिंग नहीं होने दीजिए। एन एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज़ अनसर्टेन एंड इनकेपेबल। अब आपने ऐसा एग्रीमेंट बना लिया है कि जिसकी भाषा या
आप पढ़ो या खुदा पढ़े, ठीक है, तो उस एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसे आपने एग्रीमेंट बना लिया है कि विच anybody on the earth is unable to understand. There is no meaning of that agreement. You are using just like आपने वो फ्रेंड्स का देखा है ना, मतलब कि वो हर चीज़ में बड़े बड़े मीनिंग निकाल देता है, तो बस वही चीज़ है कि आप ऐसा एग्रीमेंट बना दिया जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, एन एग्रीमेंट मीनिंग ऑफ विच इज़ अनसर्टेन एंड इनकेपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। पता ही नहीं है इसका मतलब क्या है, बाय वे ऑफ, ठीक है। उसके बाद में अगर एग्रीमेंट हो आपने वेजर से, वे ऑफ वेजर हो, एन एग्रीमेंट कंटिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स हो, आपने एक आदमी से, बेचारे गरीब आदमी से को पकड़ लिया, उसे पता भी नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे कुछ पढ़ा लिखा था नहीं, उसने तुमसे थोड़े से पैसे मांगे, तुमने बोला ठीक है, अगर तुमने पैसे 10 दिन में हमारे पैसे नहीं दिए तो तुम एक काम करना, तुम हमारे 5 पैर वाली चिड़िया लेके आओगे मेरे लिए, अगर तुम नहीं लाए 2 दिन के अंदर तो फिर हम तुम्हारे को डबल इंटरेस्ट से पैसा लेंगे अगले महीने। अब वो बेचारा 5 पैर वाली चिड़िया ढूंढ रहा है, अभी तक उसे नहीं मिली है। तो मतलब यही है ना, एन एग्रीमेंट इम्पॉसिबल इवेंट हो, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें जिसका कोई सर पैर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब क्या है, अब आप आते हैं रिक्वायरमेंट अंडर एनी लॉ। An agreement must fulfill the requirement or formalities necessitated by the any particular law. An agreement must be in writing, attested or registered, so if so required by law enforced in India. ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट है, ये आप समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। अगर कोई एग्रीमेंट है जिसमें कानून ने कह रखा है कि अगर इस चीज़ से रिलेटेड आप कोई एग्रीमेंट करेंगे तो आपको इस कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो आपको वो एग्रीमेंट के साथ वो कागज़ लगाना पड़ेगा। नहीं लगाओगे तो फिर गिद्दा पाओगे, समझे, मुझे भी नहीं पता। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल भाई साहब ने लिख रखा है, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का आप अगर कुछ ट्रांसफ़र एग्रीमेंट करते हैं, मान लो कोई प्लॉट है या फिर किसी का फ्लैट है, तो अगर आप करते हैं तो उसके लिए आपको रिटन एंड रजिस्टर्ड करने के लिए एग्रीमेंट फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड टू बी रिटन एंड रजिस्टर्ड। तो अगर आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जैसे ए भाई बी भाई को देना चाहते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र अपनी प्रॉपर्टी करना चाहते हैं, तो सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर इनको लिखवाना पड़ेगा और रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, तब जाकर ये ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। अगर कोई भी केस आर्बिट्रेशन केस है, कोई डिस्प्यूट का आर्बिट्रेशन में जाना आता है, तो भी वो भी राइटिंग में ही होगा। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ कानून ने बोल रखी है कि ये इस हिसाब से होनी चाहिए, इसके लिए हमको ये इतना पर्चा चाहिए, ये हमको चाहिए, तो वो आपको करना पड़ेगा। इतनी सब कथा सुनने के बाद में हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब इससे होगा क्या। इतना आपने पढ़ लिया कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, इससे होगा क्या। इससे ये होगा कि ये 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन बनेंगे कॉन्ट्रैक्ट से। व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्ट्रैक्ट, डिफाइन इट। कॉन्ट्रैक्ट से क्या समझते हो, इसको डिफाइन करो। एसेंशियल कैरेक्टर्स क्या हैं, यह सब आप लिख दोगे। एग्रीमेंट इन्फोर्सबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, वही कहानी है कि लॉ दोनों पार्टी के बीच में होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, इन्फोर्सबल बाय लॉ होना चाहिए। वो इन्फोर्सबल बाय का हमने आपको ऊपर बता ही दिया था। फिर इन्फोर्सबल का ऊपर हमने आपको देखिए यहाँ पर बताया ही है, इन्फोर्सबल बाय लॉ ये आपको लिख देना है पूरा कहानी इसकी, ठीक है। ये तो एक तो सब ठीक है, बात वही है, घूम घूम के आ रही है, कुछ नया नहीं है भैया ना, सब है वही। क्वेश्चन 3 है, ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन। इसको हम अभी यहाँ पर बता देंगे आपको, जो कुछ कहानी है। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये भी भैया हम आपको बता चुके हैं। एसेंशियल एलिमेंट की बात करो, ये सब हमने ये पूरा टॉपिक ही इसी का ही है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, नहीं तो ये ले लो एसेंशियल एलिमेंट,
ये सब आएगा उसी में ही, ठीक है, कुछ नया नहीं है, वही घुमा फिरा के बोला गया। लेकिन कोशिश करिएगा इसकी ये चीज़ याद करने का, जैसे कि एग्रीमेंट को कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया है। प्रॉमिस को कहाँ किया है, 2B में डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कोशिश करना, ये सब ये बताया गया है। जैसे कि एग्रीमेंट मस्ट हैव बीन मेड कंसेंट ऑफ द पार्टी, सेक्शन 13 से 22 के बीच में बताया गया है, ठीक है। ये है, इससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स में तो नहीं आने वाला। अब देखो जैसे ये है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट एग्रीमेंट्स आर नॉट, तो इनमें हमने थोड़ा सा ये अपनी चार्ट बनाने का कोशिश करी है। ये देखो ऑल जितने भी एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि देखो भैया एक चीज़ समझो, आप यहाँ पे एग्रीमेंट जो है ना, पहली सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप है। अगर इसमें आप लॉ को घुसेड़ दोगे, ये घुस गया इसमें, तब जाके ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट, सीधी सी बात है। तो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर कॉन्ट्रैक्ट, उल्टा बोल दिया, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो। भाई ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर एग्रीमेंट को तुम इन्फोर्सेबल व लॉ ही करवाने चाहो। अब भाई कोई है, अपने इतनी यारी दोस्ती है हमारी, हम नहीं कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, हम भैया अपने आपस में वो लिख ही दिया है कागज़ पे, उसी में हो गया। तो हर एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स में नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट्स, पहला चीज़ ये। फिर एग्रीमेंट में जब लॉ का होता नहीं है तो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, लेकिन ये सारे इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। जब लॉ से इन्फोर्सेबल नहीं होता तो ज़रूरी नहीं हो बाइंडिंग हो, लेकिन ये इन्फोर्सेबल लॉ होते तो बाइंडिंग होता है। एन ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस कॉन्स्टिट्यूट, भाई एक किसी ने ऐसे बोला, जैसे हम आपको बताएं, जैसे निधि ने भावू से बोला कि चलो सरोजनी चलोगी, निधि ने भावू से बोला, भावू ने बोला हाँ चलूँगी, ठीक है। इन्होंने इनको ऑफर दिया, इन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट, बस ख़त्म। ये हो गया एग्रीमेंट, ख़त्म। इन्होंने ऑफर दिया, ऑफर प्लस एक्सेप्ट, ये हो गया एग्रीमेंट। लेकिन जब इसमें लॉ भी घुसेड़ दो तो ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। बस यही है, इसी चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब कल हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू। पढ़िए, देखिए, इसको बार बार करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कुछ कमेंट कर दीजिए, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम आई वॉज मेकिंग दिस वीडियो, सो मैं यहाँ पर पूरी एक सीरीज़ लेके आऊँगा।